गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्स बैट। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और तनाव खत्म होने के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया, जिसके बाद फैंस में खुशी की लहर है क्योंकि उनका ग्रेटेस्ट एंटरटेनर वापस लौट आया है। नए शेड्यूल के मुताबिक कल यानी 17 मई से आईपीएल सीजन 18 के पार्ट 2 की शुरुआत हो रही है। ग्रैंड फिनाले 3 जून को होगा। कुछ वेन्यूज बदले गए हैं, डेट्स बदली गई हैं, लेकिन जोश जो है वो बिल्कुल पुराना ही है। लेकिन इस दौरान अब पहले क्या हुआ है, हमने आपको कल बताया कि किस तरह से 19,000 रन बने हैं, 13,000 गेंदें फेंकी गई हैं और 300 विकेट गिरे हैं। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है इस बदली हुई परिस्थिति में, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको ये बता दें कि आईपीएल पार्ट 2 की शुरुआत भी 1 जैसी ही होगी। पहला मुकाबला जो है 17 मई को आरसीबी वर्सेस केकेआर यानी डिफेंडिंग चैंपियन के बीच में होगा। जब शुरुआत हुई थी पहले मुकाबले में तो 7 विकेट से आरसीबी ने केकेआर को हरा दिया था। जाहिर तौर पर केकेआर चाहेगी कि वो जो इस रिकॉर्ड को बदल दे, क्योंकि प्लेऑफ में उम्मीदें जिंदा रखने के लिए उसका जीतना जरूरी है। आरसीबी जो है वो जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है, 16 पॉइंट्स है और नंबर 2 पर वो फिलहाल नजर आ रही है। अगर हम आपको बताएं तो क्या हुआ था जब ये सस्पेंशन हुआ, उससे पहले कुल मिलाकर 47वां दिन था और 57 मैचेस जो हैं वो आराम से खेल लिए गए थे, उसमें कोई विकेट नहीं पड़ा था। 58वां मैच जो था 48वें दिन धर्मशाला में, उसमें विघ्न पड़ा और उसे रोक दिया गया था, जो पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में हो रहा था। उस मैच को रीशेड्यूल कर दिया गया है, अब वो 24 मई को जयपुर में खेला जाएगा। तो ये डिटेल हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं जो हाइलाइट्स हैं उसके बारे में, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। हमने आपको बता दिया डेट बदली है, जो है वेन्यूज कुछ बदल गए हैं। पॉइंट्स टेबल सबसे पहले जानना जरूरी है कि जब हमने छोड़ा था तब पॉइंट्स टेबल की क्या स्थिति है। सबसे पहले सबसे ऊपर नजर आती है 16 पॉइंट्स के साथ गुजरात कैपिटल्स, और आपको बता दें कि जबरदस्त फॉर्म में गुजरात कैपिटल्स नजर आ रही है। और उसके बाद जो है वो है आरसीबी। आरसीबी के भी जो पॉइंट्स है वो 16 ही है, लेकिन रन रेट के में वो थोड़ा सा गुजरात कैपिटल से पीछे नजर आ रही है। गुजरात कैपिटल्स अगर हम देखें तो रन रेट जो है वो उसका रन रेट है 0.793, जबकि आरसीबी का जो रन रेट है वो है 482। तो इस रन रेट के हिसाब से टफ कंपटीशन जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। 15 पॉइंट्स है पंजाब किंग्स के, जो फिलहाल तीसरे नंबर पर है, और 14 पॉइंट्स के साथ मुंबई इंडियंस फिलहाल चौथे नंबर पर है। और अब कोशिश जो है 1, 2, 3, 4 की कोशिश ये है कि वो टॉप 2 में बने रहे, क्योंकि उनके लिए फिर आगे का सफर आसान हो जाएगा। जबकि जो 5, 6 पर हैं उनकी कोशिश ये है कि वो किसी तरह टॉप 4 में आ जाए। अभी 3 मुकाबले जो हैं लीग मैचेस के वो खेलने हैं, यानी उसके बाद कुछ बड़े चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं। अब हम आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन अब जुड़ जाते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर पूर्व अनिल चौधरी जुड़ गए हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, कल हमने बात की थी कि हमने पार्ट 1 में 8 मई तक जो हुआ उसके बारे में आपको डिटेल्ड एनालिसिस हमने उस पर चर्चा की, दर्शकों को बताया था। अब जो चेंजेस है, सबसे पहले हम पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं। पॉइंट्स टेबल में जो अभी स्थिति है, नंबर 1 है जीटी, आरसीबी है नंबर 2, नंबर 3 है पंजाब और नंबर 4 है मुंबई इंडियंस। लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है, 16 पॉइंट पर है नंबर 1 और नंबर 2, रन रेट का बस फर्क है। आपको लगता है कि आगे भी यही डोमिनेट करने वाले हैं, कुछ चेंज हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है टीमें तो यही 4 रहने वाली हैं, क्योंकि बहुत बड़े उलटफेर की अब उम्मीद बची नहीं है ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। मतलब मैथमेटिकली आप कुछ करें तो बात अलग है। ये चारों टीमें रहने वाली हैं, इनका नंबर ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अभी मैचेस हैं इनके, और कौन प्लेऑफ में डायरेक्ट एक चांस एक्स्ट्रा मिलेगा, कौन हार गया तो बाहर वो वाली पोजीशन पे आएगा, 1 और 2 की लड़ाई चलेगी। 4 टीमें मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है नहीं, क्योंकि सब टीमें फ्रेश होके आएंगी और 90% टीम का जो एटीट्यूड है सब सेम ही रहने वाला है, क्योंकि एक आध प्लेयर के अंदर बाहर होने से कोई बहुत मेजर चेंज होने वाला मुझे लगता नहीं। तो आपको लगता है कि अभी जो टीमें इतने दिनों में जो जगह बना चुकी हैं, अब उनको हिलाना उनकी जगह से थोड़ा मुश्किल होगा। एक बार फिर से शेड्यूल बता देते हैं। 17 मई से शुरुआत हो रही है, 29 मई को पहला क्वालिफायर होगा, 30 मई को एलिमिनेटर होगा, 1 जून को क्वालिफायर नंबर 2 होगा और 3 जून को ग्रैंड फिनाले होगा। तो ये जो तारीखें हैं आपको नोट करके रखनी चाहिए। कल से जो है फिर एक बार जबरदस्त शुरुआत होने वाली है और
पहले से कहीं ज़्यादा जोश जो है वो इसमें देखने को मिलेगा, खास तौर पर विराट कोहली, क्योंकि इस ब्रेक के दौरान ही उन्होंने अपने टेस्ट के रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। वो जो है वो ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आए, 7 हाफ सेंचुरीज उन्होंने लगाई है, 505 रन बनाकर वो टॉप 4 स्कोरर्स में हैं, वो फिलहाल बरकरार हैं। और क्योंकि हमने अब टॉप स्कोरर्स की बात कर ली है तो ज़रा ऑरेंज कैप की रेस की भी बात कर लेते हैं। ऑरेंज कैप की जो रेस है उसमें सबसे आगे फिलहाल चल रहे हैं सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस की तरफ से, जिन्होंने 12 मैचेस में बनाए हैं 510 रन और वो सबसे आगे हैं। दूसरे नंबर पर हैं साई सुदर्शन ने कितने बनाए हैं? 509 रन। नंबर 3 पर है शुभमन गिल, उन्होंने बनाए हैं 508 रन। नंबर 4 पर है 505 रनों के साथ विराट कोहली। तो यहाँ भी कंपटीशन बहुत टफ है। ताउस, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए, पॉइंट्स टेबल तो बड़ा ही एक्साइटिंग है। मोमेंटम तो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, मगर उतना ही एक्साइटिंग ये मैचेस रहेंगे क्योंकि गुजरात टाइटंस अगर लीड कर रहा है तो आरसीबी इतना ही क्लोजली पीछे साथ में है, सिर्फ रन रेट का डिफरेंस है। उसके अलावा पंजाब के पास 15 पॉइंट्स है, 1 पॉइंट नीचे है। उसके अलावा मुंबई इंडियंस के पास 14 पॉइंट्स है, मगर 2 मैचेस हाथ में है। तो यू कैन नॉट से व्हाट कुड हैपन। उसके नीचे दिल्ली कैपिटल्स भी है जो कम्पीट कर रहे हैं, मगर उनके पास अभी 3 गेम है। 3 गेम से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फर्क पड़ सकता है। नेट रन रेट ऊपर जा सकता है, नीचे रह सकता है। तो अभी भी कोई भी टीम, चाहे टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल हो, चाहे वो बीच में हो, वो हल्के में नहीं ले सकती, वो लाइटली नहीं ले सकती लीग को। तो बाउंस बैक करना, वो मोमेंटम कैरी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बिगड़ गया होगा मोमेंटम कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बड़ा गैप हो गया है 1 हफ्ते का। और मेंटली कितना तैयार है, मेंटली जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो कितना ईगर है, कितना कीन है खेलने के लिए, कितना एक्साइटेड है वो रहेगा। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स चले गए थे पीछे वापस और बहुत सारे प्लेयर्स आए भी नहीं है। मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीम जो टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल है उनका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, मगर ज़्यादा हाई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रख सकते हैं। और उनको वही मोमेंटम कैरी करना है, वही तरीके से क्रिकेट खेलना होगा अगर उनको आगे बढ़ना है तो। अनिल जी, हमने पॉइंट्स टेबल की बात की, ओवरऑल टीम्स की, लेकिन यहाँ भी कंपटीशन बड़ा टफ है। 510, 509, 508 इस तरह से नंबर 1, 2, 3 डिसाइड हो रहे हैं। देखिए, बहुत ही टाइट चल रही है। बिल्कुल आपने ठीक किया और डाटा बड़ा इकट्ठा किया, बड़ी मेहनत की आपने सब करने में। और पूरा जिस तरह आप बताते हैं ये ऐसे ही चलेगा। अभी क्या होगा, कोई किसी मैच में, क्योंकि ना अब इतना सब टीमें सेट हो गई हैं, सबको बॉलर पता है, सबके शॉट सबको पता है कौन कहाँ खेलने वाला है। तो बहुत मेजर चेंज होने वाला है नहीं, और ये टाइट ही रहने वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और आपकी डाटा कलेक्शन मान गया मैं, आप किस तरह से किसने कब कितने बनाए, कौन कहाँ है। आई थिंक अभी और इंतजार करना पड़ेगा ऊपर निकलने के लिए। और ये मैच के मैच चेंज होगा, आज कैप किसी के पास, कल को कैप किसी के पास। वो तो हम देख ही रहे हैं। हमने ये भी देखा कि डबल हेडर वाले दिन में विराट कोहली के पास था, शाम को दूसरे मैच जब हुआ तो वो सूर्य कुमार यादव के पास चला गया। विराट कोहली अब 143 की स्ट्राइक रेट के साथ 7 हाफ सेंचुरी लगाकर 505 रन वो बना चुके हैं। क्या अनिल जी आपको लगता है कि अब जो है वो अलग माइंडसेट के साथ वो खेलने वाले हैं जब अब उनकी वापसी होने वाली है, क्योंकि अब उनके पास ये प्लान नहीं है कि ये खत्म करके उनको फिर अगले टूर पे जाना है? देखिए, आई थिंक वो ज्यादा फ्री होंगे, क्योंकि थोड़ा सा तो रहता है ये प्रेशर। आप बहुत सारे फॉर्मेट खेल रहे हो तो आपके मन में रहता है। और मुझे लगता है वो ज्यादा डेंजरस होंगे। अब दूसरी टीमों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली का नया अवतार भी सामने आ सकता है। ऑलरेडी बहुत अच्छे फॉर्म में है, लेकिन जो फ्री अब वो होंगे, जो उनके शॉट्स का जो हो सकता है कि वो थोड़ा और अग्रेसिव हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं अगर थोड़ा चेंज आ जाए तो। रही विराट कोहली की बात, तो विराट कोहली मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रिलीव्ड होंगे। इंग्लैंड तो नहीं जा रहे हैं, ऑब्वियसली वेरियस रीजंस है, बहुत सारी डिबेट्स हो गई है, बहुत सारे डिस्कशंस हो गए हैं क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। क्लैरिटी तो ऑब्वियसली नहीं आएगी, बट विराट कोहली नहीं जा रहे। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ही विल बी मोर रिलीव्ड। ही कैन कॉन्सेंट्रेट, फुल फोकस रख सकते हैं आईपीएल पे, फुल फोकस रख सकते हैं आरसीबी को सीरीज जिताने के। ऑलरेडी 505 रन्स के साथ ऑरेंज कैप लीड आगे लेके रखे उन्होंने, और कोई नई बात नहीं है। वो आईपीएल में अलग ही तरीके में नजर आते हैं, अलग ही फॉर्म में नजर आते हैं। और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, कॉन्फिडेंस हर साल की तरह एक और बार झलक रहा है। मगर यहाँ पर उनका एक
क्लियर मिशन, क्लैरिटी के साथ रहेंगे। कोई बर्डन नहीं रहेगा कि यार टेस्ट क्रिकेट मुझे जाके खेलना है, वहाँ पर मुझे वाइट बॉल में अडॉप्ट करना है, काउंटी क्रिकेट खेलना है, जो उनका पहले प्लान था कि मैं 2 मैचेस काउंटी क्रिकेट खेलूंगा, फिर तैयारी करूंगा टेस्ट मैच की। तो यहाँ पर क्लियर आपके पास गोल है, क्लियर फोकस है, विजन है कि भाई आरसीबी को टाइटल जिताना है। मैं ऑलरेडी फॉर्म में हूँ और जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे थे, जिस तरह से वो एंकरिंग कर रहे थे आरसीबी की एज सीनियर प्रो, एज बल्लेबाज, तो मुझे लगता है कोई यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है, कोई यहाँ पर मिस क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर जाएंगे वो सीधा रन्स बनाएंगे और जाके कोशिश करेंगे कि आरसीबी को एक पहली बार आईपीएल टाइटल जिताए। बिल्कुल, और अग्रेसिव रूप जो है वो देखने को मिल सकता है विराट कोहली का। जैसे हम रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं, 505 रन जो हैं वो बना चुके हैं। और इस बीच ये भी हम जरा एक बार दर्शकों को बताते हैं कि अभी तक जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक टॉप स्कोरर जो है अलग अलग टीम्स के वो कौन कौन है। जैसे मैंने आपको बताया, सूर्य कुमार यादव एमआई की तरफ से 510 रन उन्होंने बनाए हैं, साई सुदर्शन गुजरात की तरफ से 509 और विराट कोहली 505 रन बना चुके हैं। यशस्वी जायसवाल भी इस लिस्ट में नजर आते हैं, 473 रन उन्होंने भी बनाए हैं। अगर हम विकेट टेकर्स की बात करते हैं तो सबसे ऊपर है सीएसके के नूर अहमद, 20 विकेट वो ले चुके हैं। प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात की तरफ से 20 विकेट ले चुके हैं। ट्रेंट बोल्ट 19 विकेट ले चुके हैं मुंबई इंडियंस। आरसीबी की तरफ से जोश हेजलवुड जो हैं वो 18 विकेट ले चुके हैं। और ये राहत की खबर है कि जोश हेजलवुड कंटिन्यू करेंगे, वो आगे भी सारे जो मैचेस हैं आईपीएल के वो खेलेंगे। तो ये हम आपको दर्शकों को हमने ये बताया रिकॉर्ड। अब जरा शेड्यूल जो है वो भी हम आपको बता देते हैं। पहला मुकाबला जो है वो 17 मई को यानी कल जो होगा वो होगा आरसीबी वर्सेस केकेआर। अनिल जी, एक बार मैं आपसे ये भी समझूंगी कि जिस तरह से ये शेड्यूल बदला है, आईपीएल की तारीखें बदली हैं, वेन्यूज भी बदले हैं, कई जो होम ग्राउंड्स हैं वो अपने होम ग्राउंड्स पे नहीं खेल पाएंगे। क्या आपको लगता है कि इस ब्रेक की वजह से ये लय बिगड़ी होगी? आपको लगता है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे लग रहा है टीमें और भी फ्रेश होके आएंगी। और क्योंकि ना क्या होता है, बैक टू बैक इतने मैचेस हो रहे थे कि वो एक ना फटीग जैसा आ जाता है और टीमें जो हार रही हैं वो हार ही रही थी, उनको रीथिंक करने का टाइम नहीं था। तो आई थिंक ये दोबारा इकट्ठे हो जाएंगी सारी टीमें और फ्रेश एनर्जी के साथ खेलेंगी। थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, लेकिन मुझे फायदा ज्यादा नजर आ रहा है और नुकसान कम। अच्छा, नुकसान आपको कम नजर आ रहा है। एक नुकसान जो हुआ है विदेशी खिलाड़ियों को लेकर, क्योंकि एक जिस तरह से वो अपने देशों को लौटे थे और उसके बाद उनके जो आईसीसी के शेड्यूल चल रहे हैं उसकी वजह से कई जो खिलाड़ी हैं वो अपने देश लौट गए हैं। ज़रा उनके बारे में भी दर्शकों को बता देते हैं, उनके जो नाम हैं, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से ऐसा हम कह रहे हैं। उसमें जोश हेजलवुड का भी नाम था। हालांकि जोश हेजलवुड जो है वो वापस वो खेलेंगे, ये बात सामने आ रही है। जोश हेजलवुड आरसीबी के लिए टूर्नामेंट में बचे हुए मैच खेलेंगे। तो क्या वर्ल्ड कप फाइनल को देखते हुए उनको वर्कलोड मैनेज करना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है? एक इंडिविजुअल प्लेयर के रूप में उनके बारे में आपसे समझना चाहूंगी मैं, क्योंकि वो दोनों ही जिम्मेदारियां निभाने को तैयार हो गए हैं। देखिए, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और उनका होना आरसीबी के फायदे में है। मैं बता दूं, जितने भी ओवरसीज प्लेयर हैं, सिर्फ फास्ट बॉलिंग ऐसा डिपार्टमेंट जहां फर्क डाल रहे थे, बाकी बैटिंग में और बाकी किसी चीज में उतना फर्क नहीं, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक प्लेयर ऑलरेडी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सिर्फ फास्ट बॉलिंग ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे फर्क पड़ेगा ओवरसीज प्लेयर का, बाकी कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो लोग नए खेले उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है कोई जो खेल रहा है उससे भी बेटर हो। बिल्कुल, ये अच्छी बात आपने कही है कि दूसरों को मौका मिल सकता है। इस बीच कुशल मेंडिस को अगर हम बात करें, गुजरात टाइटंस ने जोस बटलर की जगह प्लेऑफ के लिए टीम में उन्हें शामिल किया है। ये फैसला आपको किस तरह से लग रहा है कि क्योंकि हम देख रहे हैं जोस बटलर भी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे थे, अब उनकी जगह मेंडिस का रिप्लेसमेंट, क्या आपको लगता है कि वो वही काम कर पाएंगे? नहीं, बटलर से तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बटलर का क्योंकि क्या होता है, जो इंडियन कंडीशंस है, बटलर को जो आइडिया है वो बाकी किसी और ओवरसीज प्लेयर को मैंने देखा नहीं, क्योंकि वो टाइम लेके खेलते हैं। एंड ही वाज मोस्ट कंसिस्टेंट अमंग ऑल दीज ओवरसीज बैटर्स, क्योंकि पूरन भी बाद में शुरू में अच्छा खेले, पूरन भी बाद में बहुत लगातार आउट हुए। तो बटलर का दोनों पक्का होगा। और जो तरीका उनका खेलने का है, पूरा लंबा लेके जाना और फिर बीच में अग्रेसिव भी हो जाना, तो बटलर की कमी मेंडिस पूरा कर पाएंगे, मुझे डाउट है। चलिए, एक बार हम फिर बता देते हैं अपने दर्शकों को कि कौन से खिलाड़ी जो हैं वो उपलब्ध हैं, खासतौर पर आरसीबी के लिए ये बहुत ही अहम है। फिल सॉल, जोश हेजलवुड, टिम डेविड, लुंगी एडिंगी, लियान लिविंगस्टोन, ये जब हैं ये सब हैं वो मौजूद हैं, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन इस बीच जो नहीं है उनमें से एक मोइन अली भी है और ये केकेआर के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। क्या आपको लगता है अनिल जी? और खासतौर पर तब जब
पार्ट 2 का पहला मैच जो है वो आरसीबी से ही खेलना है केकेआर को, और केकेआर फिलहाल पॉइंट्स टेबल में काफी फ्रेजाइल स्थिति में है। मोइन का एक्चुअली फायदा क्या है कि मोइन बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, और वो ऐसे प्लेयर है जिनका पता नहीं लगता लेकिन बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं मौके पे। तो ये तो मुझे लग रहा है कि केकेआर को लॉस है, क्योंकि कोई वाला रूप उनका देखा नहीं अभी बैटिंग में। ही इज वेरी डेंजरस, ही कैन बी वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर एनी पोजीशन। सो मोइन का नुकसान तो होने वाला है, बाकी सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। बटलर और मोइन दो मुझे प्लेयर ऐसे लग रहे हैं जिनसे दिक्कत होगी। आरसीबी तो बहुत स्ट्रांग होगी, आरसीबी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, और आरसीबी की मैं अगला सवाल भी आपसे आरसीबी के बारे में पूछना चाह रही थी। वो स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन ये दो जी बोले अनिल जी, मैं आरसीबी के बारे में आपसे अगला सवाल भी पूछ रही थी, क्योंकि दो जो टीम्स हैं वो जीटी और आरसीबी, उसमें विदेशी खिलाड़ियों ने भी अहम भूमिका निभाई है, और आरसीबी के ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं, चाहे फिल सॉल्ट हो, जेश हेजलवुड हो, टिम डेविड हो, ये सब के सब उपलब्ध रहेंगे। तो आपको लगता है कि इसकी वजह से टीम वैसे भी जबरदस्त फॉर्म में है, और अब उसके जो जीतने की विनेबिलिटी जो है वो कहीं और ज्यादा बढ़ गई और ज्यादा ताकतवर नजर आएगी कंपैरेटिवली दूसरी टीमों के, क्योंकि जीटी से जोश बटलर कम हो गए हैं। हाँ, बाकी टीमों का जो छोटा छोटा 2-4% का लॉस है वो आरसीबी का गेन है, क्योंकि आरसीबी के प्लेयर मोरलेस सब सेम ही है। बाकी टीमों को थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ है, उसका फायदा आरसीबी को बिल्कुल मिलेगा। और जिस तरह से आरसीबी इस बार खेल रही है, और अब विराट थोड़े और नए रूप में आ सकते हैं, तो आरसीबी स्ट्रांग लग रही है मेरे को काफी, अब पहले से ज्यादा। अच्छा, एक और चीज़ जो हुई है उसके बारे में मैं थोड़ा आपसे समझूंगी, क्योंकि आप टेक्निकली समझा पाएंगे। ये जो टेम्पररी रिप्लेसमेंट का रूल आया है 2025 के लिए, उसके बारे में आप ज़रा समझा पाएंगे आसान भाषा में, इसका क्या मतलब हुआ कि आप रिटेन नहीं कर सकते हैं, आप रख सकते हैं, वो सीज़न के बाकी बचे हुए मैच खेल सकते हैं? देखिए, ये ऐसे हुआ क्योंकि ये ऐसे सिनेरियो आ गया जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और इसके लिए इनको टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया है। और इट्स लाइक सब्स्टिट्यूट जैसे यूज कर सकते हैं, उसी तरह का हुआ। कोई प्लेयर आएगा लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होगा। तो ये एक फर्क है, क्योंकि सभी स्टेक होल्डर से बात की गई होगी और सब इस बात पे कॉमन एजेंडे के तहत एग्री हुए होंगे, तभी ये डिसीजन लिया बीसीसीआई ने। और आई थिंक सिचुएशन देखते हुए ये बिल्कुल ठीक है और अच्छा ऑप्शन है ये। एक बार अनिल जी आपसे ये भी समझेंगे कि अभी जो गलतियां हुई हैं, एक जो टीम्स ने गलतियां की हैं, और दूसरा जिस तरह से सवाल उठे फैसलों को लेकर, डीआरएस को लेकर या ग्राउंड अंपायर के फैसलों को लेकर, तो आपसे, क्योंकि आपका पर्सनल वो एक्सपीरियंस है, मैं आपसे समझूंगी कि कुछ चीज़ें आपको लगता है कि जिसमें अब वो नहीं होना चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। आई थिंक एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए जिसमें थोड़ा बेटर हो सकता था, जैसे कुछ अंपायरों ने बहुत जल्दी जैसे आउट दे दिया बहुत जल्दी एक मैच में, अंपायर साहब ने फिर वाइड दिया, फिर आउट दिया। थोड़ा टाइम लेके दें, और यू लर्न बाय डूइंग। तो धीरे धीरे ऐसी बात नहीं, ओवरऑल अंपायरिंग ठीक ही रही है। एक दो इंसिडेंट तो होते ही इतने बड़े टूर्नामेंट में, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज्यादा है, और आप कोई भी चीज 100% नहीं होती कभी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि अब अंपायर भी थोड़ा फ्रेश होके आएंगे, और वो जो माइनर एरर थे वो नहीं होंगे। अच्छा, मैं आपसे ये भी बात समझना चाहती हूँ कि अब इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, मतलब किसी वक्त में सिर्फ ग्राउंड अंपायर पर ही सब कुछ निर्भर था, उसके बाद थर्ड अंपायर, अब टीवी अंपायर, तमाम तरह के अंपायर्स हैं, एआई का इस्तेमाल हो रहा है। अब अंपायरिंग इजी है या अब थोड़ा और मुश्किल हो गया है, क्योंकि बड़ा प्रेशर रहता है, ज़रा सी बातों पर सवाल उठ जाते हैं? नहीं, आई थिंक इसका पॉजिटिव पार्ट लीजिए। अब अंपायरिंग ज्यादा इजी है, क्योंकि जो जितने भी ब्लंडर है वो गेम से निकल गए हैं, तो अंपायर पे उतना प्रेशर नहीं है। पहले तो अगर दे दिया तो और आपके किसी एक से सारा मैच गड़बड़ हो जाता था, वो चीजें ठीक हुई हैं। टेक्नोलॉजी तो बहुत टाइम से है मैच में, मतलब क्रिकेट में करीब 10-15 साल से अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये डीआरएस वाइड और नो बॉल पे आने से बड़ा फायदा हुआ है, इससे अंपायरों का प्रेशर कम हुआ है। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे सारे प्लेयर्स भी और जो हमारे फैंस हैं वो भी नए जोश के साथ एक नए अवतार में दिखेंगे, प्लेयर्स को भी देखेंगे, और टीम्स भी जो हैं वो ज़बरदस्त जोश के साथ वापसी करेंगी। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस, और अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हम फिर लौटेंगे, और कल से लगातार जुड़ना ना भूलिए। हर मैच के एनालिसिस लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। कल यानी 17 मई को आईपीएल सीजन 18 का पार्ट 2 शुरू हो रहा है। पहला मुकाबला होगा आरसीबी वर्सेस केकेआर। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है।